आज मैं बताने वाला हूँ ब्रायन लेविस और लेबली की कहानी। और ये कहानी हमें बताती है कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतने खुशकिस्मत हों कि आपके हाथ सोना लग जाए। लेकिन अपने आसपास ज़रा ध्यान से देखिए, हो सकता है कि जिनके हाथ सोना लगा हो वो आपकी लाइफ बना दें। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसे बुखार के बारे में जो बुखार था भी और नहीं भी था। गोल्ड रश या गोल्ड फीवर कहते हैं इसे। ये 1850 की बात है। उन दिनों कैलिफोर्निया मेक्सिको के पास था और अमेरिका और मेक्सिको के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। लैंड के कुछ लॉज नहीं थे। तो ये जो मार्शल साहब हैं ये पहुँचे अपने कुछ लोगों के साथ और कुछ ज़मीन पे कब्जा कर लिया इन सदर साहब के कहने पे। उनका प्लान था कि मिल करके एक बहुत ही बड़ा फार्मिंग एम्पायर खड़ा करना, घोड़ों के अस्तबल बनाना और एक बड़े बिजनेस की नींव रखना। जब उन्होंने वहाँ काम करना शुरू किया तो वहाँ ज़मीन की कीमत थी $50 एक एकड़ की, यानी लगभग 4,000 रुपये दीजिए और एक एकड़ ज़मीन ले लीजिए। और ये ट्रेड यूरोपियंस के बीच होती थी। वहाँ कुल आबादी 200-300 यूरोपियंस की थी। बाकी जो नेटिव अमेरिकन्स थे जिन्हें रेड इंडियंस कहते हैं, उन्हें ये लोग ऐसे ही भगा देते थे। काम शुरू होने के कुछ महीनों बाद जब उन्होंने कई जगहों पे खुदाई की, उन्हें लकड़ी के लिए आरा मशीन लगानी थी और कुछ कमरे बनवाने थे, स्टाफ के रहने की जगहें बनानी थी, कुएं खोदने थे। इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर मिल रहे हैं जो कि सोने की तरह चमकते हैं। ये शुद्ध सोना ही था। और धीरे धीरे आसपास के लोगों में यह खबर फैल गई। जिन लोगों को खेती में रखा था, जिन्हें लेबर्स बना के लाए थे, वो सारे लोग अपने अपने काम छोड़ करके सोना खोदने में लग गए। उन्हीं दिनों वहाँ पर एक बहुत समझदार बिजनेसमैन था, उसका नाम था ब्रायन। और उसने सोना खोदने में तो दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन सोना खोदने के जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास मिलते थे। ऐसा कहते हैं कि उसने सिर्फ इस इक्विपमेंट्स को बेच करके सोना खोदने वालों से ज़्यादा पैसे कमा लिए। और क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही ब्रायन का फ़ायदा होने वाला था, तो उसने इस खबर को मीडिया तक पहुंचाया। वो चाहता था कि पूरे अमेरिका से लोग यहाँ आए और इसी के साथ गोल्ड रश या अमेरिकन गोल्ड फीवर की शुरुआत हुई। जो आबादी 300 लोगों की थी वो कुछ ही दिनों में 3 लाख तक पहुँच गई। सोने की खोज में जो लोग खुदाई कर रहे थे उनके साथ एक और समस्या थी कि ये जो पत्थर थे सोने के, इन्हें रखने के लिए उन्हें बहुत मजबूत बैग चाहिए होते थे। और अगर वो इसे पॉकेट में देते तो पॉकेट फट जाया करते थे। इसका सोल्यूशन निकाला द डेनिम कंपनी ने। उन दिनों वहाँ एक बहुत समझदार बिजनेसमैन था जिसने द लेवी स्ट्रॉस कंपनी शुरू की। इसने ब्लू जीन्स नाम से एक मोटे कपड़े की पैंट बनाना शुरू किया। और उन दिनों सबसे सस्ती डाई होती थी नील। हालांकि ये फेड हो जाती थी, पर उन दिनों फेडेड जीन्स का भी फैशन हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास सोना है। और मज़े की बात है कि आज भी फेडेड ब्लू जीन्स का उतना ही फैशन है। अगले 50-60 सालों में बहुत से लोगों ने सोना पाया। ज़मीन की कीमत $500 पर एकड़ हो गई, यानी करीब 40,000 रुपये। और आबादी करीब 25 लाख हो गई। उन्हीं दिनों यहाँ पर एक नए किरदार की एंट्री हुई। उसका नाम था कार्ल लेमले। लेमले बहुत सारे बिजनेस कर चुका था। और जब उसने न्यूयॉर्क में पहली बार मूवी देखी एक ओपन थिएटर में, जहाँ की 5 सेंट लगते थे, 5 सेंट एक निकल का होता था, और मूवी थिएटर का नाम था निकलोडियन, तो उसे लगा कि सिर्फ इसी बिजनेस में फ्यूचर है, बाकी जो भी उसने किया है सब बेकार है। वहाँ लंबी लाइन लगा करती थी मूवी थिएटर के आगे। तो उसने ट्रेन पकड़ी और 3-4 दिनों के सफ़र के बाद कैलिफोर्निया पहुँचा। हालांकि मुझे यहाँ कैलिफोर्निया पहुँचने में फ़्लाइट से सिर्फ 1 या 2 ही दिन लगे। गोल्ड फीवर के करीब 150 साल बाद यहाँ कैलिफोर्निया की मिट्टी मुझे कहीं सोना तो नहीं दिखा, लेकिन मुझे लैम्बली का बनाया हुआ ये यूनिवर्सल स्टूडियो ज़रूर दिखा, जहाँ की मैं आज जाने वाला हूँ। यहाँ लॉस एंजल्स में डिज्नीलैंड तो बहुत दूर है, करीब 1 घंटे आपको बस या ट्रेन में बैठ के जाना पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियो बिल्कुल शहर में पास ही है। और यहाँ पे चलती है ये खूबसूरत ट्राम जो आपको यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के गेट तक पहुँचाती है। 1912 में करीब जब लैम्बली ने यहाँ 230 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, तो यहाँ पर ज़मीन की कीमत थी $500 या $600 पर एकड़, यानी कि करीब करीब 1 करोड़ रुपए आज के हिसाब से। आज की तारीख में यहाँ पर आपको एक छोटा सा फ्लैट लेना हो तो 10 करोड़ रुपए लगेंगे। जैसे इंडिया में मुंबई को बोलते हैं सपनों की नगरी, वैसे ही कैलिफोर्निया अमेरिकन ड्रीम बन गया। ये एक ऐसी जगह का प्रतीक बन गया कि जहाँ आप बस पहुँच जाइए, बहुत आसानी से आपको बहुत सारा सोना मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो आप जीवन में चाहते हैं।
आपको कभी काम भी नहीं करना पड़ेगा और आप सारी ज़िंदगी मज़े से रह सकते हैं। कैलिफोर्निया ड्रीम या अमेरिकन ड्रीम में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन इस पूरी कहानी में मुझे 2-3 किरदार बहुत पसंद आए। एक तो ब्रायन बहुत पसंद आया, जिसने सोना खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि फावड़ा बेचने की कंपनी खोल ली और कहीं ज़्यादा अमीर बन गया। दूसरा लेवी स्ट्रॉस, उन्होंने भी कहीं ज़मीन पे कब्जा करके सोना खोदने में दिलचस्पी दिखाई होती तो आज दुनिया नीली जीन्स नहीं पहन रही होती। ये यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की एंट्री है, यहाँ से सीधे सीधे आके जाना है। टिकट्स आपको पहले ही ऑनलाइन ले लेना होता है, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पर टिकट मिलेगा नहीं। और ये है वो फेमस स्पॉट जहाँ पर लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, द यूनिवर्सल स्टूडियो। जब यूनिवर्सल स्टूडियो शुरू हुआ था तो एंट्री टिकट था 5 पैसा, 5 सेंट, और अमेरिकन डॉलर इंडियन रुपीज़ के बराबर था, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन का ही अंग था तो ब्रिटिश करेंसी ही इंडियन करेंसी थी। अब तो खैर बहुत फ़र्क आ गया। अब टिकट है करीब 12,000 रुपये का, और कुछ आपको स्पेशल एंट्री वगैरह लेना हो तो ये करीब 16 से 20,000 रुपये हो जाता है एक इंसान के लिए। लेम्बले कहीं भी अमेरिका में ज़मीन खरीद सकता था, इससे सस्ती भी उसे मिल सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो कैलिफोर्निया ड्रीम है, ये जो गोल्ड रश है, ये उसके दिमाग में रहा होगा। 230 एकड़ ज़मीन आप खरीद लेते हैं और कहीं गोल्ड माइन मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या। उसे सोना तो नहीं मिला, बहुत सालों तक यहाँ फार्मिंग होती थी, कुछ हिस्से में ज़ू बना हुआ था और ओपन स्टेजेस थे जिस पे कि प्लेस होते थे। उस टाइम जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो 10,000 लोग आए थे। अब साल में 1 करोड़ लोग यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज़ विज़िट करते हैं। उस टाइम कैलिफोर्निया की आबादी थी करीब 25 लाख, जो अब बढ़कर करीब करीब 4 करोड़ हो गई है। ये हैरी पॉटर का हॉगवर्ट है, पर बर्फ़ जमी हुई दिख रही है जो कि नकली है। यहाँ टेम्परेचर ठीक ठाक है, बहुत गर्मी नहीं है, पर इतनी भी ठंड नहीं है कि बर्फ़ जम जाए। और हैरी पॉटर की वो बोलने वाली तस्वीरें हैं ये, जो हिलती टूटती हैं, इसमें से आवाज़ निकलती है। यहाँ वो न्यूज़पेपर भी हैं जो हैरी पॉटर में हुआ करते थे, जिसमें कि तस्वीरें बोलती थी, जादुई तस्वीरें। कार्ल लेम्ले ने, जिसने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की स्थापना की थी 1912-13 के आसपास, 1939 में 1939 में उनकी डेथ हो गई। वो 72 साल के थे। उन्होंने अपने जीवन में 400 से भी ज़्यादा फिल्में बनाई थी, और अपने ही लाइफ टाइम में उन्होंने निकलोडियन को भी खरीद लिया था, जो उनकी इंस्पिरेशन थी न्यूयॉर्क में, जहाँ उन्होंने पहली फिल्म देखी थी। लेम्ले बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने मरने से 3 साल पहले इसे स्टैंडर्ड कैपिटल कंपनी को बेच दिया। बाद में इसे डेक्का रिकॉर्ड्स ने खरीदा। फिर उसके बाद म्यूज़िक कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका इसकी मालिक बनी, और बहुत दिनों तक यूनिवर्सल स्टूडियोज़ MCA के पास था। इस समय फ़िलहाल ये NBC के पास है। NBC यूनिवर्सल कॉमकास्ट कंपनी की एक यूनिट है, जो कि यहाँ पर एक फैमिली बिजनेस है, और ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में से एक है, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े टेलीकम्युनिकेशन बिजनेसेस में से एक हैं, सबसे बड़े केबल प्रोवाइडर, सबसे बड़े होम इंटरनेट प्रोवाइडर्स में से एक हैं। तो सारा पैसा कॉमकास्ट का है। मुझे भूत से डर नहीं लगता है, क्योंकि भूत वूत कुछ नहीं होता, सब बेकार की कल्पनाएं हैं। ये अपर लॉट है जहाँ हम ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ कुछ शोज़ हैं, स्टंट्स हैं, वाटरफॉल्स, और वहाँ नीचे लोअर लॉट है जहाँ जुरासिक वर्ल्ड है। और नीचे जाने के लिए एक बहुत डरावनी, बहुत लंबी एस्केलेटर है। मुझे लगता है ये पहाड़ से नीचे जाने वाली एस्केलेटर कम से कम 10-15 मंजिल ऊंची होगी। चाहे वो ब्रायन हो, जिन्होंने फावड़ा बेचने की कंपनी खोली थी सन 1800 में, या लेवी स्ट्रॉस हों, जिन्होंने कि एक मोटे कपड़े की जीन्स बनाई ताकि लोगों को सुविधा हो सोना बटोरने में, या फिर ये कार्ल लेम्ले हों,
जिन्होंने एंटरटेनमेंट की इतनी बड़ी दुनिया बनाई। ये पूरा एक शहर है। ऐसे लोग हमें इंस्पायर करते हैं कि अगर हम ध्यान से डिमांड सप्लाई की गैप को देखें तो हम उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर सोना खोदने की ज़रूरत नहीं है। सोना तो बस ऐसे ही आने वाला है। जुरासिक वर्ल्ड में अंदर जाने के लिए मैंने अपने जीवन की सबसे लंबी लाइन लगाई। कम से कम 500 लोग तो खड़े ही होंगे लाइन में। ये वो मारियो गेम्स है जो बचपन में हम लोग खेला करते थे, कैसेट्स हुआ करते थे उसके, और बड़े ऊंचे ऊंचे से कई मंजिल ऊंचे इसके लेवल्स बने हुए हैं जो हम लोग टीवी स्क्रीन देखते थे कि जंप करके ऊपर जाना है, कॉइन्स बटोरने हैं। तो ये देख करके बहुत ऐसा लगता है कि फैंटेसी लैंड में आ गए। चारों तरफ बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कह सकते हैं कि एक विजुअल ट्रीट है। जैसे कि आजकल 2000 के बाद पैदा हुए लोगों को जेन ज़ी बोलते हैं, जेड जनरेशन, और ये बिल्कुल अलग है अपने पहले की जनरेशन से। उसी तरीके से 1849 में जो गोल्ड रश से बीमार थे, जो गोल्ड फीवर से बीमार अमेरिकन्स थे और जो उस टाइम कैलिफोर्निया में जाके सेटल हो गए थे, उनको 49ers बोलते हैं। तो आज भी कैलिफोर्निया की बहुत सारी आबादी इन 49ers की है, मतलब कि उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। नाइटेंडो के इस गेम में वो जो ऊपर कछुआ ऐसे से घूमते हुए दिख रहा है, उसकी पीठ पे कूदना होता है तो और तेज़ी से भागने लगता है, और वो जो हरे रंग का दिख रहा है पाइप, उसके अंदर जाएंगे तो लेवल चेंज हो जाएगा। इस कहानी की शुरुआत में एक कैरेक्टर है, उसका नाम है मार्शल, और उसी ने पहली बार सोना खोजा था। लेकिन क्या वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया? उसकी जगह पे कार्ल लेमली, उसने अमेरिकन ड्रीम की, कैलिफोर्निया ड्रीम की एक नई ही परिभाषा बना दी। उसने एक ड्रीम लैंड बना दिया यहाँ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस्मत उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि आपके कर्म। और बड़ी किस्मत से सोना पा जाने से बेहतर है दिमाग से सोना क्रिएट किया जाए। तो मेरी समझ से ब्रायन लेवी स्ट्रॉस और लेमली इस कहानी के हीरो हैं।